आज क्या ही लंबा चौड़ा बोलूं अपने इस इंट्रो में, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ब्रॉक लेसनर इज बैक। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ पर ये क्या डिलीवर कर दिया। बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं पूरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और अगर आप चैनल पर डेली आते हो वीडियोस को देखने के लिए तो बस एक बार चेक कर लेना आपने नीचे सब्सक्राइब बटन हिट किया है या फिर नहीं। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस अपनी एसयूवी से निकल के आते हैं और जैसे ही रोमन रेंस एसयूवी से बाहर निकले ये चीज तो पता लग गई थी कि भाई ये बंदा आज बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि जेकब फार्टू ने जो चीजें अब तक करी हैं रोमन रेंस के साथ में उसका उनको अच्छी तरीके से बदला लेना है। तो फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं एडम पियर्स भी वहीं पे खड़े होते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि ले भाई मेरी अगर तुमने सुनी होती ना तो ऐसा नहीं होता, जेकब फार्टू अब तक फायर हो गया होता, ये होता वो होता। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई तू क्या कहना चाहता है मेरे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि अब बस मुझे कुछ ही मिनट चाहिए और मैं जाऊंगा और जेकब फार्टू को कॉल आउट करूंगा। एडम पियर्स इस बात से भी खुश नहीं है, लेकिन इतने में होता क्या है कि जेकब फार्टू का ही म्यूजिक हिट हो गया और एडम पियर्स और रोमन रेंस दोनों सोच रहे हैं कि भाई हम इसको फायर करने की बात कर रहे हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं इसको कॉल आउट करने की बात कर रहा हूं, उल्टा यही बंदा अब रिंग में घुस रहा है। तो जबकि जनरल मैनेजर है एडम पियर्स, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो इस तरीके से दिखाना चाह रही है ना कि बहुत ही अनहिंज्ड आदमी है जेकब फार्टू, उसकी स्टोरी टेलिंग की जो डिटेलिंग है उस पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छा काम करे। इस छोटी छोटी चीजों से वो पता चल जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, जेकब फार्टू का म्यूजिक हिट होता है, जेकब फार्टू रिंग में आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि और रोमन रेंस तू मुझे क्या बुलाएगा, ले मैं ही तुझे बुलाता हूँ, चल अपना पिछवाड़ा तो यहाँ पे लेके आया, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन म्यूजिक हिट होता है ऊसोस का, और जिमी एंड जे ऊसो दोनों ही बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जे ऊसो के हाथ में स्टील चेयर है, वो तो ऐसा है कि भाई मैं आके जेकब फार्टू को फोड़ दूंगा, लेकिन जिमी ऊसो थोड़ा अभी मामला बचाना चाहते हैं। जिमी ऊसो कहते हैं कि देख भाई ये क्या कर रहा है तू बैकलैश में हार चुका है, तूने एक्नॉलेज नहीं किया है रोमन रेंस को अब तक, ये लोग तुझे इस कंपनी से निकालने वाले हैं, तेरा लाइफस्टाइल फिर से वही पुराना वाला हो जाएगा, तो दोबारा से जेल जाना चाहता है, अपनी फैमिली बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कारें, तू एजुकेशन कैसे उनको देगा, ऐसी बातें जो है जिमी ऊसो बोल रहे होते हैं। और उस टाइम पे जे ऊसो पूरे टाइम कूद रहा है वहां पे, क्योंकि उसके पास में स्टील चेयर है, वो बिल्कुल ऐसे ही मौके का ही वेट कर रहा है कि वो कब मारे जेकब फार्टू को। वो मारने चलते भी हैं, लेकिन भाई जेकब फार्टू ने पहले जे ऊसो को तोड़ा, और जब जिमी ऊसो आते हैं बचाने की, यार अब तो मारा मारी पे आ गया, शायद बोलने से कुछ नहीं होगा, जिमी ऊसो को भी उन्होंने जो है टोंगन ग्रिप में फंसा दिया। इतने में जे ऊसो खड़े हो जाते हैं, उन्होंने वो स्टील चेयर से जेकब फार्टू को मारा और जेकब फार्टू हल्का सा भी नहीं हिला, और उसके बाद उन्होंने ही उल्टा जे ऊसो को टोंगन ग्रिप में फंसा दिया। बिल्कुल उन्होंने तो ऊसोस को तो खत्म कर ही दिया। तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है रोमन रेंस का, और म्यूजिक प्ले होते ही जेकब फार्टू की सारी अटेंशन अब जाती है रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि असली में उनको जो चीज चाहिए वो रोमन रेंस से ही है, जो कि है ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो वो स्टेयर डाउन भी देख के बहुत सही लगा जब जेकब फार्टू बिल्कुल वेट कर रहे हैं रोमन रेंस का, और रोमन रेंस फिर भी देखो भाई बंदा आता आराम आराम से, ये भले ही उसके भैया वहां पे पिट रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस बहुत ही आराम से निकल के आते हैं। और जैसे ही रोमन रेंस रिंग में घुसे, पहले तो वो सिर्फ देख रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं जेकब फार्टू को, और उसके बाद इन्होंने जो पंचेस है वो एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, और रोमन रेंस सीधा सुपरमैन पंच के लिए जाते हैं। तो फिर से जो जेकब फार्टू है उन्होंने टोंगन ग्रिप में फंसा दिया, और ऐसा टोंगन ग्रिप में फंसाया भाई कि 2 बार सुपर किक लगानी पड़ गई जे ऊसो को, उसके बावजूद भी जेकब फार्टू ने नहीं छोड़ा रोमन रेंस को। तो ये तो भाई कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग ही लेवल पे बुक कर रही है जेकब फार्टू को। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि क्या थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब आप रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार के सामने किसी सुपरस्टार को बिल्ड कर रहे हो तो फिर आपको थोड़े ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स शायद लेने पड़ जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने 2 सुपर किक मारी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने स्पीयर मारा, जिमी ऊसो ने स्प्लैश मारा, 1D फिनिशर भी उन्होंने लगाया, और उस पूरे टाइम पे रोमन रेंस देख रहा है कि ओ मतलब ये क्या हो रहा है। और ये देख के आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि रोमन रेंस अब एक बेफेस सुपरस्टार है, तो ये बिल्कुल ब्लड लाइन जैसे पहले एक्ट करती थी हील की तरह, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने किया। और फिर उन्होंने थोड़ी और एक्सट्रीम चीज कर दी जेकब फार्टू के साथ, क्योंकि ऊसोज ने बांध दिया ग्रेट खली वाले स्टाइल में, जैसे ग्रेट खली को भी रस्सियों के बीच में उनके हाथ फंसा के बांध देते थे, वैसा उन्होंने बांधा। फिर उसके बाद भाई रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच मारा, एक और सुपरमैन पंच मारा, जिमी और जे ऊसो दोनों अपनी सुपर किक्स लगा रहे हैं, और देखो क्राउड भी इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये एक्ट पूरा एक हिलिश है, लेकिन वहां पे ओटीसी के चैंट भी लग रहे हैं, लोग जब जब कोई मूव्स लग रहा है उस पर चीयर भी कर रहे हैं। तो बहुत ही भाई ये रेयर चीज है, ये मतलब कुछ अलग, मतलब ऐसी चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेम टाइम पे एक ही स्टोरी में ऐसी होती नहीं है कि भाई आप एक्ट हील की तरह कर रहे हो, लोग आपको चीयर कर रहे हैं, जेकब फार्टू पिट रहा है, लोग उसे भी सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये थोड़ा डायनामिक देखने में मजा आ रहा है। और फिर इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस को लास्ट में स्पीयर भी लगाना होता है, तो उन्होंने फिर वहां से निकलवाया उनको, और फिर रोमन रेंस ने स्पीयर भी हिट कर दिया। उस मूव के ऊपर भी जो क्राउड है उन्होंने चीयर किया था ओटीसी के, फिर वहां पे चैंट
स्टैंड लगते हैं, रोमन रेंस वहां से जा रहे होते हैं, एडम पियर्स को कहते हैं ले भैया जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, और अब माइक भी है जेकब फाटो के पास में। तो एडम पियर्स जेकब फाटो बस बोलती हैं, लेकिन सामने से जेकब फाटो बोलते हैं कि रोमन ट्राइबल कॉम्बैट, सिर्फ उन्होंने अपनी वो ऐसे बिल्कुल गरजती हुई आवाज में या कराती हुई आवाज में, दोनों ही वो आवाजें थी, वैसा करके वो बोलते हैं। और रोमन रेंस ने भी देखा अच्छा है क्या बोल रहा है, और उसके बाद वो एडम पियर्स से माइक लेके कहते हैं आई एक्सेप्ट। और क्लैश इन इटली में अब मैच होगा रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटो का, और ये होने वाला है एक ट्राइबल कॉम्बैट, जो कि हमने WWE में पहले भी देख लिया। अभी आपको एक शॉर्ट दिख जाएगी चैनल पे, इंस्टाग्राम पे रील दिख जाएगी, उसमें हम ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेंगे। लेकिन इतना ही क्लियर हो गया कि WWE थोड़ा और इस वाली स्टोरी को स्ट्रेच कर रही है, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी स्ट्रेच हो। और क्लैश इन इटली में ये स्टिपुलेशन जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि WWE को डालनी चाहिए, वो उन्होंने डाली है। और अगेन जो वीक बाय वीक स्टोरी टेलिंग होती है ब्लड लाइन की, वैसा WWE ने आज भी डिलीवर किया है। तो वो चीज़ देख के अच्छा लगा कि चलो भाई WWE फाइनली रोमन रेंस को के पास अब टाइटल आ गया है, तो जैसे स्टोरी चलनी चाहिए उसी डायरेक्शन में चल रही है। और जेकब फाटो की बुकिंग बहुत स्ट्रांग है। अब देखते हैं ट्राइबल कॉम्बैट में क्या होता है, क्योंकि शायद फिर रोमन रेंस के पास हो सकता है कि इतनी हेल्प हो ना जैसे उनको आज मिल गई थी ऊसो से। इसके बाद नेक्स्ट शो पर सेगमेंट था, मैच था ये जेडी मैकडोना और फिन बैलर के बीच में स्ट्रीट फाइट मैच था। स्टील चेयर का यहाँ पे यूज़ होता है, कैंडो स्टिक का यहाँ पे यूज़ होता है। और फिर हमने ये भी देखा, वो ट्रैश कैन वाला मुझे सही लगा जब ट्रैश कैन में उन्होंने भर के, ये मैच के फिनिश में था वैसे, क्योंकि बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। और किया काम फिन बैलर ने ऐसा कि उन्होंने ऐसा किया कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने उल्टा जो अपना 619 है वो फिन बैलर की जगह जेडी मैकडोना को लगा दिया। और उसके बाद मतलब टेबल वेबल भी बहुत ज़्यादा इसमें टूटे, सुपरप्लेक्स के ऊपर एक टूटा था टेबल, एक शॉटगन किक के ऊपर टूटा था। और फिर एंड में जाके वो जो ट्रैश कैन है वो पहना के शॉटगन किक लगाई, और वो पहना के ही उन्होंने अपना फिनिशर कोडिग्रास भी लगा दिया। और फिन बैलर ये जो स्ट्रीट फाइट वाला मैच है उसको जीत चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार जजमेंट डे की स्टोरी से आगे बढ़ जाएं फिन बैलर, क्योंकि अब वो सिंगल्स सुपरस्टार अगर WWE को लेके चल रही है, मर्चेंडाइज के भी वो टॉप सेलर थे भाई अपने, तो वो जो फिन बैलर ओजी फिन बैलर है वो वापस आ गया है। अब शायद WWE को थोड़ा जजमेंट डे से उनको अलग करने की जरूरत है। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है सेथ रॉलिंस का, और यहाँ पे बहुत ही मतलब सेथ रॉलिंस क्लियर थे कि यार देखो मेरा कोई यार दोस्त नहीं है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कहता है कि वो रेडी है, और 9 महीने से मैंने मंडे नाइट रॉ पे मैच रेसल नहीं किया, तो आज वो मैच रेसल करने के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे ब्रॉन ब्रेकर, वो एक देखने वाली बात है। इसके बाद फिर बैक स्टेज से सोल रूका और बेकी लिंच का फिर से सेगमेंट था। बेकी लिंच चिढ़ाती हैं सोल रूका को कि यार देख तू मैच तो नहीं जीत पाए, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सोल रूका वहाँ से चली भी जाती है, और बहुत फनी लगा हो जब बेकी लिंच कहते हैं कि देखो आज की जनरेशन कैसी है, ये तो तुरंत ही गिव अप कर देती है, मैंने बोला तो ये सही में चली गई। जाती नहीं है कहीं भी सोल रूका रिंग में जाती है, और वो कहते हैं कि बेकी लिंच मुझे पता है तू देख रही है, चल आजा, मैं तुझे कॉल आउट कर रही हूँ। उसके बाद बेकी लिंच वहाँ पे आती है, अपनी अपनी वो तारीफें कर रही है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सोल रूका कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है मैच कर लेते हैं SNME में। तो बेकी लिंच ने पहले तो अग्री कर लिया, उसके बाद सोल रूका पहले तो वो वहीं पे मैच करने की बात करते हैं, जो कि बेकी लिंच ने अग्री ऑब्वियसली नहीं किया। SNME के लिए उन्होंने अग्री कर लिया था, और फिर सोल रूका कहते हैं कि मैं तेरी सोल भी स्नैच करूंगी और ये टाइटल भी मैं तेरे से लेने वाली हूँ। तो बेकी लिंच ने बोला भाई तू बहन तू इसे डिजर्व नहीं करती, ऐसा करके उन्होंने बोला। बट आई थिंक ये टाइटल ऑन द लाइन रख लेंगे, और SNME में मैच होगा सोल रूका वर्सेस बेकी लिंच का। ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था विजन का, और यहाँ पे वही ब्रॉन ब्रेकर ने पहले तो नाक पे हाथ रख के बोला सेथ रॉलिंस की तरह, वो तो उसको बहुत ही कंसिस्टेंट ही हर हफ्ते करने लग गए हैं बैक स्टेज। अब फिर वो ये बोलते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस बोल रहा था मुझे चैलेंज करने के लिए, चल ठीक है मैच कर लेते हैं आज फिर। तो पॉल हेमन ने मना कर दिया। ब्रॉन ब्रेकर को पहले तो ये पसंद नहीं आया, लेकिन फिर वो समझे भाई ये कलाकार आदमी है, इसने कुछ बोला होगा तो सोच समझ के ही बोला होगा। और आज शो पर ऑस्टिन थेरी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा। इसके बाद शो पर एक 6 मैन टोर्नेडो मैच था। ये फेक एल ग्रांडे अमेरिकानोस जो है वो उनकी टोली और ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो की टोली के बीच में मैच था। अब ये AAA प्रमोशन से है, तो हमने इसमें 3 स्टील प्लेट देखी, 3 हमने सुप्लेक्स देखे, 3 हमने मून सॉल्ट देखे। तो वो AAA एक्शन करके माइकल कोल ने बोला, तो बहुत ही अच्छा ये था AAA प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए। लास्ट में जाके फेक वाले एल ग्रांडे अमेरिकानो ने अपना फ्लाइंग हेडबट मारा वो स्टील प्लेट के साथ में, और ऐसा करके ये मैच जीत जाते हैं वो। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था ऊसोस का, और यहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि ट्राइबल कॉम्बैट क्या होता है, जरा आप इसे थोड़ा हम इस पर प्रकाश डालिए। लेकिन वो प्रकाश डालने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि LA नाइट यहाँ पे आ जाते हैं। LA नाइट कहते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि भाई LA नाइट रोमन रेंस की ना कोई बातचीत है। वो आपको वो ये रेसलमेनिया से पहले से हम स्टोरी देख रहे हैं कि WWE ये दिखाना चाह रही है कि LA नाइट को ऑब्वियसली चीज़ पसंद नहीं आएगी। पहली बात तो उनको फर्क ही क्या पड़ता भाई, कौन सा जिमी एंड जे उसो LA नाइट की सुनने वाले हैं। और यहाँ पे उन्होंने ऊफा लाफा सेरेमनी बोला, तो भाई जे उसो की हंसी छूट गई। उसकी ऐसी हंसी छूटी कि वो लिटरली कैमरा यहाँ सामने है तो वैसे मुंह पीछे पीछे कर करके दिखा रहा है कि यार मेरी हंसी ना दिख
जाए। तो बस वही है कि जिमी उसे कहता है भाई ये सही टाइम नहीं है पंगा लेने का। तो अभी वो एले नाइट को चलो उन्होंने आज फीचर कर दिया, मुंह दिखाई भी उन्होंने कर दी, बट सीरियस कोई प्लान सब भी लग नहीं रहे। लेकिन टेक अवे था इस सेगमेंट का वो ये था कि जे उसो शायद अपने काम को लेके सीरियस नहीं है यार, उसकी हंसी छूट जाती है बहुत बार। नेक्स्ट मैच आता है शो पर, टैग टीम मैच था चैंपियनशिप के लिए, रॉक्सैन और रकेल रोड्रिगेज वर्सेस ब्री बेला एंड पेज के बीच में। अब यहाँ पे लिव मॉर्गन ने बहुत ज़्यादा चुल करी, उनको रिंग साइड से इजेक्ट भी कर दिया गया और फिर जो भी है घुमा फिरा के ब्री बेला ने यहाँ पे रोल अप करके रॉक्सैन को इस मैच में पिन कर लिया और अपनी चैंपियनशिप को फिलहाल के लिए रिटेन कर लिया। मैच खत्म होने के बाद मारामारी होती है, जिसके बाद सेव करने के लिए लारा वाल्कीरिया और जो बेली हैं वो आती है, लेकिन फिर भी हर कोई टीम अपने लिए लड़ रही है क्योंकि अभी भी ये जो टैग टीम चैंपियनशिप की इनकी चेज है वो पूरी नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज से सेथ रॉलिंस और एले नाइट का फिर से सेगमेंट था और यहाँ पे पहले ही वॉर्न कर दिया एले नाइट ने सेथ रॉलिंस को कि देख भाई विजन बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, तो देख ले यार कैसे तुझे देखना क्या करना है। सेथ रॉलिंस की छाती चौड़ी तो है कि भाई मैं सब कुछ अकेला ही करूंगा, लेकिन उसे पता है कि भाई अकेले वो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा और WWE ने हमको ये दिखा दिया कि एले नाइट तो फिलहाल यहाँ पे शो से जा चुके हैं, तो यानी सेथ रॉलिंस की हेल्प करने के लिए भी शायद बंदे हैं नहीं। एक बातचीत होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, एंजेलो डॉकिंस के साथ, लेकिन क्योंकि मॉन्टेस फोर्ड का सोचना थोड़ा अलग है तो ये भी सेटिंग या फिर फ्रेंडशिप कैसी होगी सेथ रॉलिंस के लिए उसका भी कुछ पता नहीं। और अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि हमारी वीडियो का देखो फिलहाल मेन इवेंट नहीं, क्योंकि उससे और एक तगड़ी चीज़ है बात करने के लिए। मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। सेथ रॉलिंस ने पहले यहाँ पे अटैक कर दिया, एवलांच अपना स्टॉम्प मारने के लिए जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल ने इस मैच में भर भर के डिस्ट्रैक्शन करी है सेथ रॉलिंस के ऊपर, उन्हीं का फिनिशर स्टॉम्प लगाया तो उसके ऊपर उन्होंने किक आउट कर दिया। अब वो ब्रास नकल्स लेके आते हैं जो कि उन्होंने पकड़ा दिया ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन सेथ रॉलिंस ने वो ले लिया तो लोगन पॉल कहता है रेफरी को देखो देखो भाई इसके पास ब्रास नकल्स है, ऐसे वैसे करके उन्होंने बोला, लेकिन उसका ऑब्वियसली यूज नहीं कर पाए सेथ रॉलिंस। और देखो क्या लुच्चू एंडिंग है इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी के लिए। ये कोई सुपरस्टार है, इसको तुम विजन में इसलिए लेके आए हो भाई, स्टॉम्प तक नहीं खाया है बंदे ने, वो सिर्फ पेडिग्री के ऊपर ही उसका पिनफॉल हो गया है। तो भाई ये तो कर इससे बड़े तो सेथ रॉलिंस, इससे बड़े तो ऑस्टिन थ्योरी को तुम लेके ही नहीं आते, तुम 5 साल वेट करवा देते और फिर लेके आते। और ये मैंने आपसे बोला भी था कि ये बहुत ज़्यादा तुम्हें है ना केयरफुल रहना पड़ेगा ऑस्टिन थ्योरी की बुकिंग के साथ, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार हो सकता है, लेकिन WWE, ट्रिपल एच या फिर क्रिएटिव लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखते और इसीलिए वो सिर्फ पेडिग्री के ऊपर ही इस मैच को हार गए। मैच के बाद लोगन पॉल ने अटैक किया, एंजेलो डॉकिंस सेव करने के लिए आते हैं क्योंकि मॉन्टेस फोर्ड तो इतना कोई खुश है नहीं सेथ रॉलिंस से। अब एंजेलो डॉकिंस पिटने लग गए तो मॉन्टेस फोर्ड आते हैं फिर उनको सेव करने के लिए, और कॉर्नर पर वो जो अपनी उड़ी मारते हैं वो हमेशा ही देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। और इतने में ब्रॉन ब्रेकर निकल के आ गए और फिर उन्होंने मॉन्टेस फोर्ड को स्पीयर भी लगा दिया, एंजेलो डॉकिंस को भी। उसके बाद वो तोड़ते हैं, सेथ रॉलिंस को लगा कि शायद वो इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उस चीज का फायदा वो उठा नहीं पाए क्योंकि लोगन पॉल फिर से आ जाते हैं उनका पैर पकड़ने के लिए और ब्रॉन ब्रेकर ने एक जबरदस्त स्पीयर फिर से लगाया सेथ रॉलिंस को। और उसके बाद वो मारना कंटिन्यू करते हैं, वो स्टील स्टेप्स के बीच में उनका बिल्कुल सैंडविच बना रहे थे, वो तो वहां पे WWE के सिक्योरिटी वाले बंदे आ जाते हैं जिन्होंने सेपरेट किया, मारा सेथ रॉलिंस को। लेकिन सेथ रॉलिंस फिर भी ऐसा नहीं था कि भाई वो बंदा गिर गया है, उसने अपना वो जो वजूद है वो कायम रखने की पूरी कोशिश करी है कि भाई तुम सारे लोग भी मिलके आ जाओगे तब भी मैं अकेला ही काफी हूं। तो डेफिनेटली ये सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच तो आज इनको शो पर देना नहीं था, लेकिन सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी में आई थिंक सब कुछ सही चल रहा है, एक थोड़ा और तड़का मारने की जरूरत है जो कि कुछ ऐसा वाव मूवमेंट दे हमको इस वाली स्टोरी लाइन में। और अब बात करते हैं शो की सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में, और भाई ये आज हो जाएगा मंडे नाइट रॉ में, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। इतने कुछ टाइम से हम लोग बात कर रहे थे ब्रॉक लेसनर के बारे में कि बंदा कहाँ है, क्या ये रिटायर हो गया, ये वापस आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज WWE ने हम सबको सरप्राइज कर दिया। तो ओबा फेमी का ओपन चैलेंज होना था, जैसे कि वो रेसलमेनिया के बाद से ही कर रहे हैं, अपनी पूरी वो एंट्रेंस करते हैं रिंग में, जब वो खड़े होते हैं और लाइट्स डिम होती हैं, वही एग्जैक्ट मूवमेंट था। तभी एक बंदा होता है जिसने पीछे से आके अटैक किया ओबा फेमी के ऊपर। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पिछले कुछ टाइम में बहुत टाइम बाद कुछ सही में शॉक मिला कि व्हाट ये WWE क्या कर रही है, क्योंकि जब मैंने देखा तो भाई देखने से अपीयरेंस मुझे पूरी वो ब्रॉक लेसनर की लग रही है। अब ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं इस बात की उम्मीद हमको पूरी थी, लेकिन वो अभी आ जाएंगे इस चीज की तो देखो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और होता क्या है, एक बंदा मारता है ओबा फेमी को, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रिटायरमेंट से वापस आ चुका है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। क्राउड वहां पे शॉक था जो उन्होंने पॉप दिया ब्रॉक लेसनर को देखने के बाद। ऑब्वियसली वो उनको देना ही था, उन्होंने एक F5 लगाया, दूसरा F5 लगाया, तीसरा F5 लगाया, चौथा F5 लगाया और उन्होंने पूरी बरसात कर दी वहां पे
क्राउड वहां पे होली शिट के चैंट कर रहे थे। और भाई ब्रॉक लेसनर के जो एक्सप्रेशन रहते हैं ना, मतलब किसी एक स्टोरी को बिलीवेबल आप कैसे बनाते हो, स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं भाई, वो ब्रॉक लेसनर के चेहरे को देख के आप समझ जाओगे। चाहे तब जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच रेसल किया था रेसलमेनिया में, जो कि अब रिटायरमेंट मैच नहीं है, या फिर आप आज की बात कर लो, वो सही में ब्रॉक लेसनर के अंदर आप चेहरे पे फील कर सकते हो कि ये बंदा अंदर से ऐसा फील कर रहा है कि अच्छा ये वो बंदा है ना जिसने मुझे तोड़ा था, आज मैं आके इसको इसकी औकात दिखाता हूं। और रेसलमेनिया के बिल्ड में ब्रॉक लेसनर ने ऐसा अपर हैंड नहीं लिया था, सिर्फ एक बार आज वो आए हैं मंडे नाइट रॉ पे और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ओबा फेमी को यहां पे तोड़ दिया। लास्ट वाला जब उन्होंने F5 लगाया तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर खड़े भी नहीं होते, वो स्माइल करके ऐसे साइड में ओबा फेमी को देख रहे होते हैं कि ले भाई देख क्या किया है मैंने तेरे साथ। मतलब ऐसा लग रहा था ब्रॉक लेसनर को देख के कितने टाइम से जो बंदा भरा पड़ा है, आज मंडे नाइट रॉ में आके उसने जो है अपनी पूरी भड़ास निकाली है। ओबा फेमी ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से सेल किया। और ये शॉकिंग बात इसलिए भी है क्योंकि WWE ने इसको मेन इवेंट में नहीं डाला, इन्होंने इसको बीच में डाल दिया। तो वैसे तो आपको शो के ओपन में और एंड में ऐसी तगड़ी चीजें डालनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा इस लेवल का कोई शॉक हो तो आई थिंक उसकी शॉकिंग वो जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप शो के टर्म्स में तो अलग तरीके से देख सकते हो कि अच्छा इसको शो को क्लोज करना चाहिए था, लेकिन अगर सरप्राइज देना है भाई तो इसकी जो प्लेसमेंट थी आज मंडे नाइट रॉ में वो बहुत ज्यादा सही थी। अब ब्रॉक लेसनर जब वहां से जा भी रहे होते ना तो वो ओबा फेमी की तरफ ही देख रहे थे बार बार, और उनके एक्सप्रेशन अगेन आज तो ब्रॉक लेसनर के कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही थे। अब ये चल क्या रहा है ये हमें पता चलता है बैक स्टेज से, क्योंकि एडम पियर्स जाते हैं पॉल हेमन के पास, कहते हैं ये क्या चल रहा है भाई, ब्रॉक लेसनर तो रिटायर हो गया था, ये हो गया था वो हो गया, तूने कुछ बताया नहीं ऐसा करके। एक तो वैसे ही पॉल हेमन ने नाक में दम करके रखा हुआ है विजन की वजह से एडम पियर्स के ऊपर, अभी नया ब्रॉक लेसनर भी आ गया, तो वो कहता है यार ये तो रिटायर हो गया था, ये क्या हुआ। अब एक हाथ में एक पेपर है जो कि पॉल हेमन बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, और वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी साइन है ब्रॉक लेसनर के, अब इसके ऊपर साइन चाहिए ओबा फेमी के, और देख मैं तेरा करियर कैसे बचाता हूं, तेरे करियर को नए मुकाम पे लेके जाता हूं। क्योंकि वो मैच हाथ में थमा दिया पॉल हेमन ने एडम पियर्स के, जो कि उनके जनरल मैनेजर के रोल को और भी ज्यादा आसान कर देगा, थोड़ी छाती चौड़ी करवा देगा कि देखो मैं ऐसा मैच बुक करके लाया हूं, क्योंकि अब इसमें चाहिए सिर्फ ओबा फेमी का साइन। और बिगेस्ट रीमैच इन हिस्ट्री ऐसा बोला पॉल हेमन ने, ये होगा ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का क्लैश इन इटली में। अचानक से क्लैश इन इटली को WWE किस लेवल की ट्रीटमेंट दे रही है, ऐसा लग रहा है कि WWE के जो बिग 4 PLEs होते हैं उसमें शायद आप इसको ऐड कर सकते हो, वैसे 4 में 4 ही रह सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ऐसा लग रहा है क्लैश इन इटली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शो बन चुका है। और ये कह के पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं। बहुत मस्त WWE ने आज मंडे नाइट रॉ में हमको सरप्राइज किया है। आज के शो को देखो मैं तो 4.75 स्टार देने वाला हूं इसको। आप बोल दो कि सिर्फ ब्रॉक लेसनर के आने से या फिर रोमन रेंज शो पर फीचर्ड है इसलिए आपको शो अच्छा लगा, नहीं, बाकी भी चीजें शो पर कंसिस्टेंट थी, और आपको ऐसे शोज देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि WWE की हाइप बनी रहे, जैसा आप उस टाइम पे कहते थे कि WWE इज ऑन फायर राइट नाउ। आज चैनल पर आप दूसरी वीडियो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।